अब देखो क्या दिया हुआ है, डिफाइन मोलैलिटी। देखो ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का। तो अब देखो डिफाइन मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना मोलैलिटी का बात करेंगे तो वो होता है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका यूनिट का बात करेंगे तो ये तो मोल पर केजी, या तो स्मॉल एन एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम ना हो तो वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में वॉल्यूम कहीं है क्या, नहीं है, तो ये टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होता है। तो याद रखना क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन प्रोफाइल। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ क्या है, हाफ लाइफ का। देखो यहाँ पे क्या है, टी, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, टी 1/2, और ये दिया हुआ है आर नॉट। अब देखो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ का ग्राफ अगर बात करते हैं, तो अगर मान लो कभी दिया रहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर होता है टी 1/2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अगर यही फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हैं तो टी हाफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आर नॉट बोला है तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह आर नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर नॉट का पावर जीरो होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वही अगर सेकेंड ऑर्डर का बात करेंगे, ये टी 1/2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट का पावर -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इसके साथ ये देखो यहाँ पे आर कांस्टेंट, देखो इंक्रीज नहीं हो रहा, जहां पे वहीं पर है, तो इसका किसका हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर में टी 1/2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट का पावर जीरो, क्योंकि किसी का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1, ये हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, which two series of element are present in F block। देखो F block जो एलिमेंट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, लेंथेनियम और एक्टेनियम, तो उसी को लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज बोला जाता है। ये स्टार्ट कहां से होता है, लेंथेनियम एटम से होता है 57, और ये एक्टेनियम एटम से होता है 89, ठीक है। तो मेनली ये दो तरह का होता है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO, कोबाल्ट है, उसके साथ NH3 और कितना मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स, और CrCl। अब देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स। तो कभी भी अगर इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स दिया है तो आंख बंद करके लिख लेना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दो अगर कॉम्प्लेक्स एक साथ दिया है, अब कैसे होता है कॉम्प्लेक्स, देखो इसका जो लीजेंड होता है या लीजेंड बोलो, ये इंटरचेंज होता है, ये इसके पास चल जाएगा और ये इसके पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CONH3 की जगह क्या आ जाएगा, CN6, उसके बाद क्या आ जाएगा CrNH3 का होल 6। अब देखो ये नहीं लिखा रहेगा, कभी अगर लिखा रहेगा ना तो इसको देखो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। तो ये कभी भी लिखा रहेगा तो इस तरह से लिखा रहेगा, CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6 आ जाएगा। तो इस तरह से लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो कभी भी ClNa पढ़े हो क्या NaCl पढ़े हो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, बट इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि ये सेंट्रल मेटल एक्सचेंज हो रहा है, बट सेंट्रल मेटल एक्सचेंज नहीं होता, लिगेंड ही होता है, बट उसी को रीअरेंज करके लिखा जाता है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। देखो राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, देखो इसको क्या बोला जाता है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, याद रखना, या तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। जैसे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एल्काइल आयोडाइड बनाना, किससे, एल्काइल क्लोराइड से। तो एल्काइल क्लोराइड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, RCl या Br। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, NaI के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, और यहां से बना I प्लस NaCl। अब देखो यहाँ पे जो बना, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन, आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हुआ। तो इसका नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोला जाता है। स्टीन रिएक्शन, तो ही बोला राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन और हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब बता क्या दिया हुआ है, देखो which test is performed to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। मान लो तुम्हारे पास 3 ग्लास है, एक ये और ये। जब हम लोग लूकस रिएजेंट को इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी, अगर मान लो लूकस रिएजेंट क्या होता है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखना, लूकस रिएजेंट। तो याद रखना, अगर जब लूकस रिएजेंट को डालेंगे उसमें, तो उससे पीपीटी बनेगा, जिसको हम लोग टर्बिडिटी बोलेंगे, ठीक है। अगर वो जल्दी बन जाता है, जैसे हम लोग डालें तो टर्बिडिटी फॉर्म कर गया, तो समझ जाना वो टर्सरी होगा, 3 डिग्री होगा। अगर मान लो जो टर्बिडिटी बना वो कुछ टाइम के बाद बना, जैसे अप्रॉक्स आफ्टर 5 मिनट हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। अगर मान लो बना ही नहीं टर्बिडिटी, ठीक है, बट हम लोग जब उसको हीट दे रहे हैं तब बना, तो समझ जाना वो प्राइमरी। तो याद रखना, कभी अगर डिस्टिंग्विश करने बोलेगा तो ये रिएजेंट, और इसी को लूकस रिएजेंट बोला जाता है, तो ये लिख लेना, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली तो अल्कोहल इज टर्सरी, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर सम टाइम, जो ये, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, जब हम लोग हीट कर रहे हैं तब, तो वो प्राइमरी है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि हम लोग 4 अल्कोहल दिया रहेगा, पी के तो टेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हम लोग रिएक्शन करा के टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ देखो, what happen when aniline is treated with bromine water। देखो एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, NH2, इसको ट्रीट कर रहे किसके साथ, ब्रोमीन वाटर, मतलब Br2, ठीक है, Br2 और वाटर। तो याद रखना, कभी भी ब्रोमीन वाटर बोलेगा तो याद रखना एक्सेस अमाउंट में Br रिएक्ट करेगा, 3, ठीक है। और कहां कहां से निकलेगा, ऑर्थो पैरा OP, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Br कैसे लिख सकते हैं, Br2 को Br और Br, इसको भी लिख सकते हैं Br और Br, Br और Br। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से HBr HBr HBr, तो क्या बनेगा, देखो क्या पे आ जाएगा, NH2 जैसा तो ऐसे रहेगा, और Br कौन कौन सा पोजीशन पे आएगा, एक Br यहाँ पे आएगा, दूसरा Br और तीसरा, प्लस यहाँ से क्या निकला, 3HBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बन जाए, कहां से बना, एनिलीन से। तो याद रखना, नाम भी लिख लेना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखो लिखा हुआ है, विच हार्मोन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखना किसी को शुगर हो जाता है ना, ज्यादा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन का यूज करते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए, तो इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकोजोन भी हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है, याद रखना, ये याद रहेगा। इंसुलिन कभी भी देखना, किसी का अगर शुगर है, हाई शुगर है, तो वो इंजेक्शन देता है इंसुलिन का, ठीक है, तो ये भी याद रखोगे तो याद
मतलब एक भी याद रखोगे तो चल जाएगा, इंसुलिन याद रखना, ठीक है, दोनों ही याद रखो तो और अच्छा है। तो इंसुलिन का जैसे क्वेश्चन दिया, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। देखो ग्लूकोज को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ग्लूकोज इसको अभी भी हम लोग देखे हैं, ब्रोमीन वाटर अगर एनिलीन में होता था तो क्या प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पे बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। अब तो CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा CHOH का 4 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो याद रखना ब्रोमीन वाटर जो होता है ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, यहाँ पे Br2 और H2O। तो यहाँ से ये जो CHO एल्डिहाइड है इसको क्या बना देगा, एसिड बना देगा, तो ये COOH और बाकी जैसा है वैसे छाप दो, क्या दिया हुआ CHOH और मॉलिक्यूल्स उसके बाद CH2OH, तो इसको बोला था ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोज से क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन सी। सेक्शन सी में एनी 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है, इतना वर्ड का मैक्सिमम 150 वर्ड का होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट दिस रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल याद रखना इसका यूज भी कहाँ करते हैं, पहला सबसे पहले यूज किया जा गया था, याद रखना अपोलो स्पेस मिशन, ठीक है, अपोलो स्पेस मिशन में फ्यूल सेल का यूज किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब फ्यूल सेल का रिएक्शन क्या होता है, देखो कभी भी रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल एट एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ से H2 जब टूटा तो क्या बना 2H प्लस। अब देखो जब टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे हैं, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस, तो इससे क्या बन रहा है H2O। अब देखो ये हो गया एनोड और कैथोड का रिएक्शन। अगर वो ओवरऑल रिएक्शन का बात करेंगे तो दोनों जो दिया हुआ उसको लिख लो, तो इसको बोला था रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट साइड है। अब देखो इसमें से कौन कौन कट जाएगा, देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, याद रखना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपस में कैंसिल आउट होगा, रिएक्टेंट साइड कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ से बचा कौन, देखो H2, यहाँ से कौन बचा, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो उसी तरह यहाँ लिख दिए, और यहाँ से क्या बचा H2O। तो ये हो गया इसका रिएक्शन फ्यूल सेल का। और फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, ये जो वाटर देता है ये प्योर फॉर्म में रहता है, तो इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज किया गया था अपोलो स्पेस मिशन में। अब तो इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। देखो कभी अगर मैग्नेटिक मोमेंट का बात करिए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखना n+2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा Bm फॉर मैग्नेट, ठीक है। अब देखो पहले क्या बोला Fe3+ का, तो पहले हम लोग निकालेंगे Fe का, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इसको लिखेंगे Ar 18 4s और 3d। 18 बचा कितना, इसको 2 दे दिए तो 20 हो गया, तो इसको 6 देंगे 26 हो गया, तो 26 का हो गया। अब यहाँ पे निकालने किसका बोला Fe3+ का। अब देखो हमेशा याद रखना पहले हम लोग S से निकालेंगे, अगर जरूरत पड़ा तब D के पास जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Ar 18 4s और 3d। देखो यहाँ से 2 है, टोटल 3 निकालना, तो यहाँ से 2 निकाल लिए और यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा 1, यहाँ पे कितना बचा 0 और यहाँ पे। तो इसका देखो ये जो D है, D में कितना ऑर्बिटल होता है, याद रखना इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल हो गया मतलब 5 बॉक्स बना देना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आया 5, और ये n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने बोलेगा तो लिख सकते हैं √5 5 + 2 b, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 × 7 √Bm आएगा।
अब देखो इसका अगर ये निकालना चाहेंगे, रूट निकालना चाहेंगे, कितना दिया हुआ है, रूट अंडर, यहाँ तो यहीं तक छोड़ देना या तो इसका रूट निकाल लेना। रूट 35 का कितना होता है, 5.9 BM। अब देखो सेकंड में क्या बोला है, ये दिया हो सेकंड में, Zn2 प्लस, अब देखो Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Zn30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Ar 18, 4s और 3d, उसी तरह से 4s में कितना आ जाएगा 2 और 3d में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ बोला Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ar 18, 4s 0 और 3d कितना आ जाएगा 10। अब देखो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट का बात करेंगे तो इसमें ऑर्बिटल कितना है, 5 ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना तुम्हारे पास 10 है, तो 10 एक एक करके पहले भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो सारा भर गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना होगा 0, ठीक है। तो पेयर्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहा तो पेयर्ड। सिंपल सा बात बोल सकते हो, अगर कोई अकेला है, सिंगल है, तो हो गया अनपेयर्ड। अगर कोई शादी कर लिया तो हो गया पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो अनपेयर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो पेयर्ड हो गया, तो इसलिए इसका 0 हो गया। उसके बाद दिया हुआ था Cu2 प्लस, देखो Cu2 प्लस का कैसे हो जाएगा, अगर Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, Cu 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Ar 18, 4s2 और 3d 9। अब देखो इसको कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखा जाता है, ये 1 कर दिया जाता है, ये 2 को 1 किया जाता है और इसको 10 कर दिया जाता है ताकि वो स्टेबल हो, ठीक है। अब क्या बोला Cu2 प्लस बोला, मतलब Cu के ऊपर कितना चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, 18 4s, अब देखो s से 1 निकलेगा 0 हो गया और 3d 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे d बोला तो इसमें भी सेम क्या करेंगे हम लोग, 5 ऑर्बिटल लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 5 बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसी चीज को लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 3। अब देखो 3 का अगर रूट निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 1.73, इसका यूनिट क्या होता है BM। तो ये हो गया, देखो ये है क्वेश्चन का, ये हो गया Cu का, और Zn का कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 37 वाला, Zn Cd Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है, गिविंग रीजन। देखो जितना भी डी ब्लॉक होता है बोला जाता है सारा क्या होता है ट्रांजिशन होता है, बट उसमें से अगर D0 या तो D10, अगर D10 है तो उसको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं किया जाता है। तो CD Zn CD और Hg ये तीनों का जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा D पे 10 आएगा, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं किया जाता है। उसी तरह से Zn CD एंड Hg आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर एटम एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है Zn जैसे 2 प्लस, अगर Zn 2 प्लस का भी लिखेंगे तो ये भी क्या होगा फुल्ली फिल्ड होगा, जैसे ये दिया हुआ देखो Zn 2 प्लस का भी क्या है D10 है, तो इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या एटम में भी फुल्ली फिल्ड होगा, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो याद रखना ये 3 एलिमेंट पूछ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या तो सब्जेक्टिव में, किसी में भी पूछ सकता है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यूजिंग आईयूपीएक नॉर्म्स, ठीक है, राइट द आईयूपीएक नेम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आईयूपीएक नेम लिखना है, ये इनऑर्गेनिक का है। अब देखो आईयूपीएक नेम क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहला कंपाउंड MN, मैग्नीज दिया हुआ और H2O दिया हुआ है, कितना मॉलिक्यूल 6 प्लस 2 प्लस दिया हुआ है। अब देखो
कभी भी नेमिंग जब करेंगे तो नेमिंग करने से पहले हम लोग को देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल, याद रखना जो पहले लिखा हुआ सारा ये सेंट्रल मेटल है, तो इसका हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पहला देखो इसका निकालना तो x मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का 0 होता है, कितना मॉलिक्यूल से, 6। अब देखो ओवरऑल चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब देखो नेमिंग जब करेंगे, याद रखना चलना इधर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर जब जाएंगे सबसे पहले लिगेंड का नेमिंग लिखा जाता है। जो लीजेंड या लिगेंड जो दिया हुआ है ना H2O, उसका लिखा जाता है। कितना मॉलिक्यूल्स है वो, 6, तो उसको ऐसा लिखेंगे हेक्सा 6, तो क्या जाएगा, हेक्सा। अब देखो यहाँ पे कौन है, H2O है, तो इसको एक्वा बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। अब यहाँ पे बचा कौन, Mn, तो Mn कौन है, मैग्नीज, मैग्नीज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2, और लास्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे, आयन, क्योंकि आयन के फॉर्म में +2 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा। सेकेंड वाला में क्या है, देखो Cu, उसके बाद दिया हुआ है NO2, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ Cl, फिर दिया हुआ NH3 का होल 4। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका x मान लेंगे, इसका कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से, प्लस Cl का कितना होता है, इसका भी -1 होता है, इसका कितना आ जाएगा, 0 होता है, इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज इसमें नहीं है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है। अब देखो यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आएगा। इसका भी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर से चलना चालू करेंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में देखो इसमें एक ही लीजेंड था, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पे ये भी लीजेंड है, ये देखो ये भी लीजेंड है, ये भी है और ये भी है, और पहला वाला सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ये जो NH3 है इसको एमीन बोला जाता है, अ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कितना मॉलिक्यूल से, 4 मॉलिक्यूल से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। अब देखो उसके बाद ये Cl है और ये NO2 है, इसको नाइट्राइटो N बोला जाता है और Cl को क्लोराइडो बोला जाता है। तो C पहले आएगा, तो क्लोराइडो, उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो N, क्योंकि N के साथ बॉन्ड है, ठीक है, ये इसलिए N। अगर ऐसा लिखा रहता ONO, तो O के साथ बॉन्ड रहता, तो यहाँ पे नाइट्राइटो O आ जाता, ठीक है। उसके बाद देखो सारा लिगेंड खत्म हो गया, अब बचा सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Cu है, तो कॉपर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया यहाँ पे, 2, तो ऐसा हम लोग 2 लगा देंगे। लास्ट वाला में देखो क्या दिया हुआ है, ये, ठीक है, लास्ट वाला अगर करेंगे यहाँ पे, देखो सी नंबर दिया हुआ है K3, उसके बाद FeCN6। अब देखो K, पहले हम लोग इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, Fe का, क्योंकि Fe सेंट्रल एटम है। याद रखना ब्रैकेट के अंदर जैसे घुसोगे तो पहला जो लिखा रहेगा वो सेंट्रल ही होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम। तो अब देखो K का जो होता है +1 होता है, +1, कितना मॉलिक्यूल से, K 3 मॉलिक्यूल से, तो 3, प्लस Fe का कितना होता है, निकालना है तो x मान लेंगे, और Cn का कितना, तो -1, कितना मॉलिक्यूल से, 6, ओवरऑल कुछ चार्ज है क्या, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ से चलना चालू करेंगे। अब देखो सबसे पहले K आएगा, अब K ब्रैकेट के बाहर है, तो K के पास कितना मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस उसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, पोटेशियम, हो गया। अब उसके बाद देखो जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे, सबसे पहले लिगेंड Cl को देखेंगे हम लोग, कितना मॉलिक्यूल से, 6 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सासाइनो, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, याद रखना कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है प्लस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर मान लो कोई आयंस लेफ्ट साइड में है और कॉम्प्लेक्स राइट साइड में है, तो समझ जाना वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर मान लो आयंस इधर भी रहता और कॉम्प्लेक्स इस तरह से अगर कभी दिया हो रहता FeCN6, यहाँ पे दिया रहता Cl, मान लेते हैं। देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया और आयंस क्या हो गया,
राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव। इसी तरह से सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाता है, अगर वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना तो फेरेट बोला जाता है, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 3। अगर इसका अगर नेमिंग करेंगे ना तो ये आयरन लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो आयरन, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो फेरेट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, पहला का आंसर ये हो गया, सेकंड का और थर्ड का ये। अब देखो इसमें दिया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग। ठीक है, पहला दिया हुआ है ये साइक्लो है, और साइक्लो में कौन है, बी आर है, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, एम जी के साथ, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लो फिर आएगा एम जी और बी आर। ठीक है, कभी भी एम जी दिया रहेगा एल्काइल हैलाइड के साथ तो जुड़ जाता है। ठीक है, सेकेंड में देखो क्या दिया हुआ है, बी नंबर में CH3CONH2, ये एसिड एमाइड दिया हुआ है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, Br2 के साथ। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब देखो 4 मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, NaOH 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 और NaOH। अब देखो यहाँ से निकाल लो NaBr, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स NaBr निकाल लो, और यहाँ से H2O निकालो। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और यहाँ से H2O। ठीक है, अब देखो कभी भी इस तरह का दिया रहे तो यहाँ से तोड़ देना, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से हटा, तो जो बचा कौन यहाँ पे CH3, उसके बाद NH2, तो उसको ऐसा लिखेंगे CH3NH2 प्लस यहाँ से क्या निकला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr प्लस, देखो यहाँ पे एक H2O, यहाँ पे एक H2O, तो कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकला, प्लस अब देखो यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे देखो Na 2 मॉलिक्यूल्स है तो Na2 लिख सकते हैं, C देखो यहाँ पे एक है, और O देखो 1 2 इधर 1 3, क्या लिख सकते हैं Na2CO3, तो ये बन जाएगा, तो इसी को बुलाया था मिथाइल एमीन बन जाएगा। ठीक है, इसका ये भी नेमिंग रिएक्शन याद रखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे सी नंबर में, तो यहाँ पे सी को लिख दे रहे, क्या दिया हुआ है C6H5, मतलब ये बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग FeHCl या SnHCl, कुछ भी दिया रहेगा तो समझ जाना, यहाँ पे इसको तोड़ो, टोटल 6 हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 4 हाइड्रोजन देंगे, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, तो क्या बना देखो, ये बेंजीन के ऊपर NH2 बना, प्लस 4 हाइड्रोजन को इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2H2O। क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन क्या होता है, अगर ये दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये निकालना है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या इथेन एमाइड, तो एमाइड ग्रुप कौन होता है, इथेन मतलब 2 कार्बन CH3CONH2, इसको एमाइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 कार्बन है, देखो ये एक और ये दूसरा, तो इसलिए इथेन एमाइड। इससे हम लोग क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी 2 कार्बन, देखो CH3COOH बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये हटाना है, मतलब सिंपली मेरे को NH2 हटाना है यहाँ से, तो NH2 हटाने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। पहले इसी चीज को लेकर कभी भी कन्वर्जन करोगे तो पहले दोनों रिएक्टेंट, मतलब जो निकाल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है दोनों चीज, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेना ताकि पता चले क्या से क्या बनाना तुमको। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ CH3CONH2, अब देखो इसको जब हम लोग रिएक्ट करते हैं H3O+ इन 8, तो जब अगर H3O+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं H2O और H+। अब देखो ये जो H2O है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दो, OH इसको दो, तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो ये NH3 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बना CH3CO, और यहाँ से कौन आ गया OH आ गया, तो यहाँ पे OH प्लस क्या निकल गया NH3। ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है,
सेकेंड में क्या बोला है देखो, साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब साइक्लो ग्रुप है, ये सेकेंड नंबर है, ये साइक्लो कितना कार्बन का, 6 कार्बन का, देखो यहाँ पर है ना हेक्स, यहाँ पे कौन है ओ एच, इससे हम लोग क्या बनाना है, ये दिया हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लेके आना है, मतलब ओ एनी मतलब कीटोन बनाना है, तो अल्कोहल से कीटोन बनाना है, तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे, या तो Cu एट 573 के साथ भी करा सकते हैं टेम्परेचर, तभी ये आ जाएगा। देखो यहां से क्या निकलेगा, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, देखो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, बस यहां से क्या निकल जाएगा H2, तो ये बन जाएगा प्लस क्या निकला 2, ठीक है, इससे बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल, से क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, थर्ड वाला में क्या बोला, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, तो बेंजीन दिया हुआ है, थर्ड नंबर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ये है बेंजीन। और तो बेंजीन में हम लोग क्या जोड़ना है, एसिटोफिनोन, मतलब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री जोड़ना है। अब देखो ये जो दे ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, अब नीचे लिख दे रहे हैं। अब देखो ये कंपाउंड जोड़ना है, तो इसको कंपाउंड को जोड़ने के लिए एक रिएक्शन था, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, किसके प्रेजेंस में होता था, एनहाइड्रस AlCl3, इसी को हम लोग नेमिंग रिएक्शन होता है ये, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोला जाता था, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, और यहाँ पे H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, तो प्लस क्या निकल गया HCl, तीनों रिएक्शन है वन स्टेप रिएक्शन ही है, ठीक है, इस स्टेप में प्रोडक्ट आ जा रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद क्या बोला, IUPAC, देखो राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया हुआ, ये और ये तीन कंपाउंड दिया, तीनों का IUPAC नेम लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीएच, पीएच मतलब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप का बात कर रहा है, तो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे CO, फिर इधर एक, तो CO को हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O। आप लोग इसका नाम हम लोग ऐसे भी बेंजोफिनोन भी बोल सकते हैं, बेंजोफिनोन, और इसका और एक नाम बोल सकते हैं हम लोग, देखो इधर भी एक फिनाइल ग्रुप है, इधर भी एक फिनाइल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाई फिनाइल, और बीच वाला देखो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन ONE, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाला क्या बोला, बी नंबर, ए नंबर दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ CH3, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास CH3 तीन मॉलिक्यूल्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C, इधर तीन CH3 है, एक CH3 इधर लगा दिए, एक CH3 ऊपर लगा दिए, उसके साथ कौन है, NH2। अब तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका पहले नंबरिंग करेंगे हम लोग, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, ये ग्रुप हम लोग देखा जाएगा कि इधर से सामने होगा, तो कभी भी बीच से नंबरिंग नहीं होता, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लोग याद रखना 1 2 3। अब देखो कौन कौन बच गया, देखो ये साइड चेन बच गया, कहाँ पे है, 2 पे, तो पहले इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, अब वो 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और ये के लिए एमीन का यूज करते हैं, कहाँ पे एमीन है, 2 पे, तो क्या बोलेंगे 2 एमीन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। उसके बाद लास्ट में देखो दिया हुआ C6H5, जहां C6H5 दिया रहेगा तो समझ जाना वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके साथ कौन है NH2, देखो NH2, अब देखो NH2 के बाद कौन है, यहाँ पे Br भी है, कहाँ पे है, मेटा पोजिशन, मतलब यहाँ पे Br है। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे, ये इसको एनिलीन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पे कौन है, Br है, तो लिखिए 3 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। इसमें बस लिखने का प्रोसेस होता है, पहले हमेशा याद रखना प्रीफिक्स को लिखा जाता है,
उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स को लिखा जाता है। ये प्रोसेस है। उसके बाद दिया क्या, वर्ड आर इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव एग्जांपल। ठीक है, अब तो एसेंशियल किसको बोला जाता है, अगर कोई हम लोग का जो बॉडी है, ठीक है, अगर जो सिंथेसाइज नहीं करता, मतलब नहीं बनाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन क्या एमिनो एसिड को हम लोग बाहर से इंटेक्ट करते हैं। तो अगर बाहर से कोई सप्लाई एज अ फॉर्म ऑफ डाइट में लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड। अगर जो हम लोग खुद बॉडी बनाता है, ठीक है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो ये लाइसिन होता है और ये ग्लाइसिन। अब ये देखो एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, याद रखना। अगर 100 एमिनो एसिड अगर आपस में कंबाइन हो जाता है, उससे ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोटीन बोला जाता है। तो याद रखना, जो हम लोग को बॉडी नहीं बनाता है उसको हम लोग बाहर से लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। और जो बाहर से नहीं लेते हम लोग, जो खुद बॉडी। सेक्शन डी, देखो सेक्शन डी में क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एनी 4 करना है और कितना मैक्सिमम वर्ड कितना होना चाहिए, 250 का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 5% सॉल्यूशन बाय मास, ठीक है, ऑफ केन शुगर। मतलब तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में बोला है 5% केन शुगर है, मतलब केन शुगर। तो केन शुगर जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। कितना दिया हुआ है, 5%, मतलब 5% बाय ग्राम बोला है, तो ग्राम सॉरी बाय मास बोला है, तो मास में हमेशा याद रखना ग्राम में लेंगे हम लोग। तो कभी भी मास एज ए मास बोलेगा, या तो कभी कभार ना W/W लिख देगा, तो मास मतलब वेट बाय वेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला, अगर ये दिया हुआ है तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन 100% होगा। तो यहाँ से सॉल्वेंट एज ए वाटर बोला है ना, इन वाटर, ठीक है, एज ए वाटर, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम, क्योंकि देखो सॉल्यूशन हो गया 100, सॉल्यूट हो गया 5, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम। अब देखो ये जो होता है ना, ये जिसको हम लोग केन शुगर दिया, इसको हम लोग सोल्यूट बोला जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग WB से, WB, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे WA से। अब देखो ये जो दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है, तो MB से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 12 है, और एक कार्बन का मास होता है 12, कितना मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल्स, प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो टोटल कितना है 22, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना मॉलिक्यूल से 11, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकल गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ ए केन शुगर इन वाटर, फ्रीज कितना में हो रहा है, इतना, मतलब TF कितना दिया हुआ है 271 केल्विन, वाटर है तो T0F कितना हो जाएगा 273.15 के। अब देखो हमेशा याद रखना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। इसमें तो बोल दिया है, देखो प्योर वाटर का दिया हुआ है, बट कभी कभार नहीं दिया रहता, तो समझ जाना कितना लेना है, क्योंकि कभी भी जो पानी है 0 डिग्री में फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 273.15। ठीक है, तो याद रखना ये नहीं दिया रहता कभी कभार। अब देखो उसमें और क्या दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ग्लूकोज का, बट पहले क्या दिया हुआ, सुक्रोज। ठीक है, ये केन शुगर का और एक नाम याद रखना, सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज का या केन शुगर का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का निकालना किसका है, ग्लूकोज का निकालना। तो ये एक आ गया, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, डेल TF इक्वल टू क्या होता है KF इंटू M, स्मॉल m। ठीक है, अब देखो स्मॉल m डायरेक्ट यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। अब देखो ये तो WA WB यहाँ पे बोल दिए, ये WB है, ये WA है और ये MB है। ठीक है,
यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। देखो टी नॉट एफ माइनस टी एफ को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा के एफ इंटू ये कितना दिया हुआ डब्ल्यू बी 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी कितना आया 342 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 95। अब देखो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 273.15 273.15 माइनस इसका कितना दिया हुआ है 271 इक्वल टू के एफ इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 95। आपको यहाँ से के एफ कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 2.15। ठीक है, अब देखो ये चीज सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा चीज नीचे आएगा, इसको लिख सकते हैं 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 1000। अब देखो ये एक आया, उसके बाद देखो क्या बोला है ग्लूकोज का दिया, मतलब एक कंटेनर है मान लो ग्लूकोज का, ग्लूकोज मतलब डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका भी डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा वाटर का 95 ग्राम। अब इसका भी फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इंटू एम। एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू क्या आ जाएगा 1000 बाई डब्ल्यू ए। यही चीज को देखो हमेशा याद रखना, वाटर का इसका जो केएफ वैल्यू होगा पहला जो सॉल्यूशन दिया उसका भी केएफ वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, तो इसका जो केएफ वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। देखो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ था देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें लिख दे रहे हैं डेल टी एफ हम लोग लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। अब देखो यहाँ पे ये भी प्योर है, प्योर वाटर में कितना होता है 273.15 माइनस टी एफ इक्वल टू देखो के एफ जो है, ठीक है यहाँ पे कितना आया के एफ, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा, तो याद रखना जितना इजीली कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह तो देगा नहीं, तो जितना इजी कर सकते हो उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करोगे फिर कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग बाद में कैलकुलेट सब कर लेंगे। तो कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है 2.15 और 342.95, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.15 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 1000। अब देखो ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन का, देखो क्या हुआ है 5 और डब्ल्यू भी कितना है 95, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लूकोज का 5 इंटू 1000 इसका दिया 95। अब देखो ये जो होता है ये एमबी, तो एमबी मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H12O6, इसका भी निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा देखो कार्बन है तो 12 कितना मॉलिक्यूल्स है 6 मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना मॉलिक्यूल्स है 12 मॉलिक्यूल्स प्लस 16 इंटू 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 180 आएगा, इस जगह पे 180 लिख सकते हैं हम लोग। अब तो इससे बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा, कौन कौन कटेगा देखो 95 कट गया, 5 कट गया, 1000 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, देखो और कुछ कटेगा क्या यहाँ से नहीं, तो इसको अगर करेंगे हम लोग यहाँ से कितना है 273.15 माइनस टी एफ इक्वल टू कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 735.3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 180। अब तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 273.15 माइनस टी एफ इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 4.08, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके चलते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं, तो क्या बनेगा
टू 273.15 माइनस 4.08 इक्वल टू कितना आएगा, टीएफ आएगा। तो टीएफ इक्वल टू, देखो इसको प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 269.07 यूनिट, क्या हो जाएगा के। तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आएगा, क्योंकि बहुत टाइप पे ना केएफ का वैल्यू दिया रहता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए दो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट दी नेक्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 298 के। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो जब ये इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, mg से लेके क्या बन रहा है, mg2 प्लस, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस से लेके क्या बन रहा है, Cu। अब देखो जब इसको लिखेंगे mg से लेके mg2 प्लस, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। तो याद रखना इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ Cu देखो, Cu2 प्लस से लेके क्या बन रहा है, Cu, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन ये और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इस साइड को यहाँ लिखेंगे और इस साइड को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो MgCu2 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस प्लस Cu। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन बोला लिखने के लिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता था, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059, बहुत जगह 1 होता है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग। अब देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में कौन कौन है, से प्रोडक्ट में है Mg2 प्लस और Cu डिवाइडेड बाय, रिएक्टेंट में कौन है, Mg और Cu2 प्लस। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो Mg दिया हुआ है और यहाँ पे Cu है, ये सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड का वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1, इसका भी 1, तो इसको दोनों को कट दे, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 1 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग। अब देखो इसका क्या बचेगा, ऊपर में Mg2 प्लस और ये ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1। याद रखना प्योर लिक्विड जहाँ पे L लिखा रहेगा और S लिखा रहेगा, उसका वैल्यू 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, देखो E नॉट सेल चाहिए। अब E नॉट सेल कैसे निकालते हैं, अब देखो E नॉट सेल में याद रखना E कैथोड या तो रिडक्शन, ठीक है, माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन, तो इसी जगह कैथोड माइनस एनोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में देख रहे हैं, तो इसलिए उसके बेसिस पे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा था, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Mg का वैल्यू ऑक्सीडेशन में लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.80 माइनस माइनस 2.36। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.16। अब इसी चीज को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, E सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.16 माइनस 0.0, देखो 0.059 है, तो इसको हम लोग राउंड अप करने के लिए 0.06 भी लिख सकते हैं। अब पता है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लूज और गेन 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, n का वैल्यू 2 लॉग। अब देखो इसका दिया हुआ है वैल्यू, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये एक दिया हुआ है Mg का और Cu का, तो Mg का कितना दिया हुआ है 0.001 और Cu का कितना दिया हुआ है 0.0001। अब देखो यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, ये कितना है 3 1 2 3, ये हटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 3 और ये 3 कट गया, तो log 10 आया, तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1.6 सॉरी 3.16 माइनस ये कितना आएगा 0.03 इनटू log 10 का वैल्यू 1, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3.13 वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर, ईएमएफ ऑफ द
सेल। और यहाँ पे दो क्वेश्चन था एक्चुअली, राइट द फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया उसका नर्स्ट इक्वेशन का ईएमएफ ऑफ द सेल है, तो ये हो गया ईएमएफ ऑफ द। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देखो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ए और सेकेंड ऑर्डर बी, तो हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू के, ए का पावर कितना हो जाएगा 1 फर्स्ट ऑर्डर बोला, और बी का पावर कितना हो जाएगा 2 क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोला है। अब इसमें ये हो गया राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया पहला का। सेकंड में क्या बोला है इसमें, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन बी 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो बी है, बी को इंक्रीज करा कितना कर दे रहा 3b कर दे रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बी जो है उसको बी कर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, ए में कुछ चेंज नहीं है और बी में कितना कर दे रहा 3b का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा के ए और यहाँ पे बी का स्क्वायर, ये कितना टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है 8 इंक्रीज 9 टाइम। याद रखना अगर b को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाला में क्या बोला है, थर्ड वाला में बोला है कि हाउ इज अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन बोथ आर डबल, मतलब जो a था इसको भी हम लोग 2a कर दे रहे हैं और जो b था इसको भी हम लोग 2b कर दे रहे हैं, तो इसी चीज को अगर लिखना चाहेंगे हम लोग रेट इक्वल टू के, b की जगह a की जगह भी कितना लगेगा 2a और b की जगह भी 2b का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे r इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 2, 4 2 था 8, यहाँ पे a और यहाँ पे b का स्क्वायर, देखो कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इसको इंक्रीज करेंगे 8 इंक्रीज द रेट इज इंक्रीज इन 8 टाइम्स, इंक्रीज इन 8 टाइम्स, ठीक है। तो याद रखना कभी भी अगर रेट को बढ़ाते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेकंड ऑर्डर अगर 2 टाइम्स, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये कंपाउंड का, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है K4 और FeCN, कितना मॉलिक्यूल्स है 6 मॉलिक्यूल्स। तो देखो कभी भी वीबीटी के थ्रू अगर कुछ भी निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें Fe, तो Fe का निकालना पड़ेगा। देखो ये जो दिया हुआ है, ठीक है के, तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, तो के का होता है +1, कितना मॉलिक्यूल्स है 4 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Fe का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, प्लस Cn का -1 होता है, कितना मॉलिक्यूल दिया हो 6, अब अगर कोई चार्ज है क्या प्लस माइनस नहीं है तो कितना मान लेंगे 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप है जो Fe है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Ar 18 4s 2 Vd कितना आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे निकालना कितना इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो इसको लिख सकते हैं Fe2+, तो यहाँ पे आ जाएगा Ar, अब देखो 18 4s कितना आ जाएगा 4s 0 और 3d 6 हो जाएगा। अब देखो इसी चीज को यहां तक हो गया, अब d में कितना ऑर्बिटल होता है, याद रखना d में 5 ऑर्बिटल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले Fe2+ का लिखेंगे, तो सबसे पहले d का लिखेंगे 5 ऑर्बिटल, उसके बाद s, उसके बाद p, अगर जरूरत पड़ा तो फिर d के पास जाएंगे, और देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3d फिर 4s
फिर 4p, उसके बाद जरूरत पड़ा तो फिर हम लोग 4d के पास जाएंगे। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा बट किसी किसी में चाहिए होता है, तो फिर 4d के पास जाएंगे। 4d मतलब उसी तरह से 5 बॉक्स बनेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, उसको लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, K4, उसके बाद FeCN6। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको फिर से बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है या लिगेंड, यहाँ पे कौन है, Cn है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वहां पे जितना अकेला है अनपेयर्ड है वो आपस में पेयर्ड बना लेता है, मतलब फिल अप हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो आपस में सारा क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हम लोग को क्या निकालना, पहले इसमें बहुत सारा चीज पूछा जाता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछता तो कैसे लिखते हैं हम लोग को यहाँ पे कितना Cn कितना मॉलिक्यूल्स है, देखो 6 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो जितना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा उतना बॉक्स खाली चाहिए। अब देखो एक मान लो यहाँ से Cn ले लिया, दूसरा एक Cn यहाँ से ले लिया, तीसरा यहाँ से ले लिया, यहाँ से एक Cn ले लिया, यहाँ से एक Cn और यहाँ से एक Cn। तो देखो कहाँ कहाँ से हम लोग लिए हैं, देखो D से कितना लिए हैं, D से 2 लिए हैं, ये S है, S से 1 लिए और P से कितना लिए, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, D2sp3। तो इसको इनर ऑर्बिटल, D अगर पहले आ रहा तो याद रखना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, कभी कभार पूछ देता है तो इसमें सिर्फ जियोमेट्री और ये पूछा है। अगर जियोमेट्री का बात करेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टा। उसके बाद बोला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें सारा मॉलिक्यूल्स क्या है, देखो सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है। तो सारा अगर आपस में कपल है, मतलब बॉन्ड बना, ये बना लिया, ठीक है, आपस में जोड़ी बना लिया। अगर जोड़ी बना के रखा है सब, अकेला एक भी नहीं है, ठीक है, सिंगल एक भी नहीं है, तो वो याद रखना डायामैग्नेटिक होता है। अगर मान लो एक तो अकेला रह जाता कहीं पर इस केस में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये सारा क्या है, पेयर्ड अप है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो ये दो चीज पूछा था, ठीक है, जियोमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, इथोक्सी, मतलब ये जो ड्रॉ करना है, यूपीए दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले क्या दिया हुआ है, 1 इथोक्सी प्रोपेन। देखो प्रोपेन सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे, प्रोपेन का मतलब क्या हो जाता है, 3 कार्बन, 1 2 3। 1 पे बोला इथोक्सी, ईथ का मतलब होता है O के साथ और 2 कार्बन, मतलब C2H5। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, इसके पास भी 2, इसके साथ 3, तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है। सेकंड क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन दे क्या दिया हुआ है, ओ टोल्यूडिन, ठीक है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो याद रखना, टोल्यूडिन। बी नंबर क्या दिया हुआ है, देखो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में क्या आ जाएगा, NH2 और ऑर्थो पे CH3 आ जाएगा, तो इसी को बोला जाता है बी नंबर, ठीक है। सी नंबर क्या है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, 1 2, यहाँ पे एक OH आएगा और यहाँ पे एक OH आएगा, ग्लाइकोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर क्या दिया हुआ है, देखो पेंटेनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, 4 पे फिनाइल है, मतलब 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 2 3 4, ये 5। तो 4 पे कौन है, फिनाइल है, मतलब फिनाइल किसको बुलाता है, ये बेंजीन चेन अगर साइड, मतलब बेंजीन रिंग अगर साइड चेन में रहता है तो उसको फिनाइल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, ब्रोमो भी है, कहाँ पे, थर्ड पे, तो यहाँ पे Br, और बाकी जगह हाइड्रोजन फिलअप कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। लास्ट वाला भी क्या बोला, देखो
केरिजोल, ठीक है, ओ पे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे है, मतलब ये हो गया, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे OH, और ये देखो इसके हिसाब से OH के हिसाब से ऑर्थो कौन है, ये पोजीशन, ये या तो ये, तो दोनों में से कहीं भी लगाओ, तो यहाँ पर हम लोग CH3 लगा देंगे। तो इसको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट दी शॉर्ट नोट ऑन केनिजारो रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, तीनों का शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उसके साथ एक रिएक्शन भी होना चाहिए, जैसे पहला नंबर है केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कभी दिया हुआ है कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो क्या शो करता है, केनिजारो रिएक्शन। जैसे मान लो H C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग NaOH के साथ, ठीक है। जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, अब तो ये हमेशा याद ना दो मॉलिक्यूल्स होता है, तो दो मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख सकते हैं H C डबल बॉन्ड O फिर H, और एक बार लिख सकते हैं H C डबल बॉन्ड O H। अब तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, याद रखना यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये पूरा एक साथ निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ से लिखना चालू करेंगे, क्या है यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O फिर O यहाँ से, उसके बाद Na आएगा प्लस। अब देखो यहाँ से कितना हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो टोटल दो हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन ऊपर दो एक हाइड्रोजन नीचे दो, तो यहाँ पे क्या बना CH3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3, और ऊपर क्या आ गया OH। तो देखो यहाँ से सोडियम और यहाँ पे एसिड, ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, सोडियम या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बना, अल्कोहल ग्रुप बना। ये याद रखना, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। अब तो इसको याद करने का प्रोसेस, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, रिएक्शन है, तो इसको याद हम लोग कर सकते हैं। जैसे हर किसी का लाइफ में क्या होता है, कष्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कष्ट बहुत है, ठीक है। इसमें लाइफ में तो क्या करते हैं, बहुत भी होता है ना, कष्ट को दूर करने के लिए दारू पीता है, कौन वाला, केन वाला, केन वाला दारू लाओ, ठीक है। अब जब दारू पी लेता है तो बहुत होता है ना, ज्यादा पी लेने से क्या करता है, उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए उसको एसिड पी, मतलब कोई भी जो खट्टा चीज को खाता है, तो बोल सकते हैं ज्यादा पी लिया तो लेमन पी लो, लेमन पी लो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये कस्ट, मतलब इसके साथ हो रहा कॉस्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केन, केन का मतलब केनिजारो, ठीक है। अब दारू मतलब केनिजारो रिएक्शन में कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन होगा, तो समझ जाना वो क्या बनाएगा, दारू मतलब अल्कोहल बनाएगा। और क्या बनाएगा, लेमन, लेमन में क्या होता है, एसिड होता है, तो कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पता चल जाएगा, देखो केनिजारो रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, कॉस्टिक सोडा के साथ, क्या बन रहा है, दारू मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, और याद रखनी है दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। तो ये हो गया केनिजारो रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन, देखो राइमर टाइमर क्या होता है, जब हम लोग फिनोल को रिएक्ट कराते हैं, फिनोल का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे OH, इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब CHCl3 के साथ, किसके प्रेजेंस में, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। अब देखो जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH है, तो वहां पे एक हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं NaOH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग CHCl कितना मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से हम लोग H और यहाँ से Cl निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। अब देखो 3 में से यहाँ पे एक तो लिख दिए, बचा कितना, 2, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ से NaOH, NaOH यहाँ से क्या निकल जाएगा Na
Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl, तो क्या बना देखो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ONA, अब देखो यहाँ पे क्या बना देखो, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या है CH, कहाँ से जुड़ गया यहाँ पे CH, और यहाँ पे दो OH आया, देखो यहाँ पे एक OH आया, यहाँ पे एक OH। अब देखो यहाँ पे जब एक कार्बन में, यहाँ पे देखो दो OH है, तो याद रखना एक कार्बन में दो OH एक साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ से क्या निकल गया H2O, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग HCl के साथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl, क्या बना लेगा देखो यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो CH, और यहाँ पे O, तो क्या आ जाएगा CHO, यहाँ पे लिख सकते हैं CHO, ठीक है। अब देखो ये इसका नाम होता है सेलिसाइल्डिहाइड, सेलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। याद रखना फिनोल रिएक्ट करके ये बनाता है। इसका अगर बात करते हैं याद करने का ट्रिक्स, देखो होता है ना कि रिया तुम, ठीक है, फिनाइल बनाई तो सलील को दे दो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ रिया मतलब राइमर, ठीक है, REI, ठीक है, और टी से हो गया टाइमल। अब तो फिनाइल मतलब फिनोल का बात करें इसमें, ठीक है। बनाई मतलब फॉर्म, फॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, याद रखना, बनाई का मतलब क्या होता है फॉर्म, ठीक है। तो बन के ये सब कंबाइन करके टू सलीन मतलब सेलिसाइल्डिहाइड, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, राइमर टाइमन फिनॉल के साथ और क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनता है वो सेलिसाइल्डिहाइड बनता है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए याद रखना अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोला जाता है, अगर मान लो कभी दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अब देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला को अल्फा कार्बन बोला जाता है, उसके साथ जो ये तीन हाइड्रोजन है ना, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ये होना चाहिए, जैसे मान लो दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, के वजह में करता है देखो डाइल्यूट अल्कली, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन कराता है, देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, अल्फा हाइड्रोजन तीन है, तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं 2 और H। आपको ये जो बॉन्ड टूटता है, देखो दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड इसके पास गया, तो यहाँ पे कौन सा क्या आ जाएगा माइनस, और इसके पास प्लस। उसी तरह से ये जब बॉन्ड टूटता है, देखो ये निकला, तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखो ये जो माइनस है किसके साथ जुड़ जाएगा, ये प्लस के साथ, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ से लिखना चालू करें, क्या दिया हुआ है यहाँ पे CH3, उसके साथ क्या है C, उसके देखो ये H भी है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं H, ऊपर में क्या है O, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो OH बना। उसके साथ देखो और क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो CH2 है, तो ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अब इसको फिर से अगर हीट करते हैं, तो याद रखना यहाँ से दो हाइड्रोजन है, इसको दो हाइड्रोजन को यहाँ पे एक ऊपर दिखा दिए, तो यहाँ पे क्या निकल गया H2O, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इसका अगर बात करते हैं हम लोग अगर ट्रिक का, ठीक है, किस तरह से याद कर सकते हैं, इसका नाम में ही ट्रिक है, देखो ALDOL, ठीक है। AL का मतलब होता है यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड है तो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। D का मतलब यहाँ पे दो, तो एल्डिहाइड कितना मॉलिक्यूल्स होगा, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। उससे क्या बना देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल बना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहीं पर, देखो यहाँ से क्या बना, देखो एल्डिहाइड और यहाँ पे OL, तो मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों साथ में बनेगा, तो इसी तरह से याद कर सकते हो। इसी में ही एल्डिहाइड कितना मॉलिक्यूल दो, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेगा, इस तरह से याद कर सकते हो।